हेलो एवरीवन। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ। तो स्टार्ट करने से पहले अपन को भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बेसिक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए अपन जाएंगे नोट्स पे। अब अपन स्टार्टिंग से समझते हैं कि बीएसए क्यों आया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने रिपील किया इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। बीएसए से पहले जो लॉ एविडेंसेस से डील करता था वो था इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसको रिपील कर दिया गया फ्रॉम 1 जुलाई 2024। तो अपन को तो पता है कि पुराना लॉ था इंडियन एविडेंस एक्ट, तो उसको रिपील करके आया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। कॉन्सेप्चुअली कुछ भी चेंज नहीं हुआ है इस एक्ट में भी, सिर्फ इसमें कुछ चीज़ें ऐड करी गई हैं सच एज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, जो कि प्रेजेंट टाइम की नीड भी थी। क्योंकि आज अपन को पता है मोस्टली थिंग्स इलेक्ट्रॉनिकली ही होती हैं, मतलब इंटरनेट के थ्रू होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का बहुत बड़ा यूजेज है अपने करेंट टाइम में। तो अपन अब समझते हैं सिंपली बिना टाइम वेस्ट करे, ऑब्जेक्ट क्या है बीएसए का। ऑब्जेक्ट ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसका पहला ऑब्जेक्टिव है एसरटेनमेंट ऑफ ट्रुथ, सच को बाहर निकालना। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है हाउ टू प्रूव एविडेंसेस। अपन को टाइमलाइन के थ्रू पता है कि प्रोसीजर क्या फॉलो होता है। कि सपोज अपन अगर अभी एक क्रिमिनल ट्रायल का एग्जांपल लेके चलते हैं। एक क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है, तो प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंसेस लाता है, डिफेंस अपने एविडेंसेस लाता है। इन एविडेंसेस को लाने का तरीका क्या होगा, ये अपन को भारतीय साक्ष्य अधिनियम बताता है। अब हर एक लॉ होता है, सपोज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है, तो आप प्रोसीजर किसका फॉलो करोगे, सीपीसी का फॉलो करोगे। ठीक है, सीपीसी का प्रोसीजर फॉलो करोगे। और सपोज बीएनएस, जो कि पहले था इंडियन पीनल कोड, अब है भारतीय न्याय संहिता, उसमें कोई ऑफेंस हुआ है तो प्रोसीजर आप किसका फॉलो करोगे, बीएनएसएस का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, जो कि पहले क्या था, सीआरपीसी। तो ये प्रोसीजर फॉलो करोगे आप। अब एक चीज कॉमन है दोनों में। कॉमन क्या है, एविडेंसेस कैसे लाए जाएंगे, ट्रायल को फेवर में करने के लिए, उसका तरीका बता रखा है आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश करता है कि कैसे आप एविडेंसेस को कोर्ट में लाओगे। क्योंकि आपको भी पता है कि विदाउट एविडेंसेस ट्रायल में कुछ नहीं होता, कोर्ट को कुछ नहीं पता, ये जज है, ये प्रोसिक्यूशन है इन क्रिमिनल केस, ये डिफेंस है। तो जो जज यहाँ पे बैठा है वो कैसे ट्रायल को कंडक्ट कराएगा, मतलब ट्रायल का क्या फैसला होगा, वो डिपेंड करेगा एविडेंसेस पे। जिसके पास एविडेंसेस ज़्यादा होंगे वो ट्रायल में जीत जाएगा।
और जिसके पास एविडेंसेस कम होंगे वो हार जाएगा। तो बेसिकली ट्रायल को स्मूथ करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो अपन कुछ चीज़ें समझते हैं कि बेसिकली कोर्ट क्या होता है, पहले तो अपन को ये समझना ज़रूरी है। कोर्ट के पास अथॉरिटी होती है डिसाइड करने की, अथॉरिटी टू डिसाइड। और इसके डिसीजंस भी बाइंडिंग होते हैं। और कोर्ट इन सब चीज़ों को डिसाइड कैसे करती है? बाय कंडक्टिंग ट्रायल। और ट्रायल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? एविडेंसेस का। वो एविडेंसेस को लाने का तरीका क्या होगा ये बता रखा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में। अब बेसिक्स से समझने के लिए अपन को ये समझना पड़ेगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या क्या है और चेंजेस भी क्या हुए हैं। तो अपन थोड़ा सा टैबुलर फॉर्म में समझते हैं। ये IEA है, इंडियन एविडेंस एक्ट। ये BSA है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसमें टोटल सेक्शंस थे 167 एंड BSA में टोटल सेक्शंस हैं 170। इसमें टोटल चैप्टर्स थे 11। इसमें टोटल चैप्टर्स हैं 12। इसमें टोटल पार्ट्स थे 3। इसमें टोटल पार्ट्स हैं 4। इसमें पहले एक शेड्यूल था जो कि रिपील कर दिया गया था। अब BSA में भी एक शेड्यूल दिया गया है। तो ये बेसिक बाइफर्केशन है। अब इसको कैसे डिवाइड कर रखा है BSA को, मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ये भी अपने लिए जानना ज़रूरी है। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पार्ट्स पार्ट 1 में बताया गया है प्रिलिमिनरी में नरी, ये पार्ट 1 में दे रखा है P1। दूसरे पार्ट में बता रखा है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। अब ये बता दिया कि प्रिलिमिनरी बता दिया, ये भी बता दिया कि रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स पार्ट 2 में बता रखा है। अब इन रिलेवेंट फैक्ट्स को प्रूफ कैसे करेंगे वो बता रखा है पार्ट 3 में, ऑफ प्रूफ। ये पार्ट 3 में बता रखा है ऑफ प्रूफ के बारे में। अब इफेक्ट क्या होगा इनका प्रूफ करने के बाद, प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस बता रखा है पार्ट 4 में। ये बेसिक बाइफर्केशन है इसके पार्ट्स का, BSA के पार्ट्स का। अब सबसे पहले अपन समझेंगे ट्रायल को। क्रिमिनल को ही लेके चलेंगे क्योंकि क्रिमिनल ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है BSA समझने के लिए। सिविल भी समझ लेंगे। सपोज यहाँ हुई इन्वेस्टिगेशन, इसे तो कौन करता है? पुलिस ऑफिसर करता है। जब इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो जाती है तो क्या सबमिट करता है पुलिस ऑफिसर? पुलिस रिपोर्ट सबमिट करता है। उसके बाद जब मैजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस कर ले लेते हैं तो इधर कंडक्ट होती है इंक्वायरी। इसमें मैजिस्ट्रेट चेक करते हैं प्राइमा फेसी केस लगता भी है या नहीं बनता। इसके बाद होती है चार्ज फ्रेमिंग।
चार्ज फ्रेमिंग के बाद आ जाता है ट्रायल की स्टेज। इधर होता है ट्रायल, जब मैजिस्ट्रेट चार्ज फ्रेम कर देते हैं तो ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। अब जो मेन बीएसए का रोल आता है इस वाली स्टेज पे, थर्ड स्टेज पे, जो कि है ट्रायल की स्टेज। ट्रायल की स्टेज में सबसे पहले आता है प्रोसिक्यूशन एविडेंस स्टेज। एक बार जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस स्टेज हो जाती है तो उसके बाद आती है डिफेंस एविडेंस स्टेज। डिफेंस एविडेंस स्टेज। अब दोनों में इंसान करता क्या है? प्रोसिक्यूशन अपने रिलेवेंट फैक्ट्स लाता है। इसका काम होता है टू प्रूफ। प्रोसिक्यूशन का काम है प्रूफ करना कि सामने वाले ने कोई ऑफेंस किया है। ये अपने रिलेवेंट फैक्ट्स लाता है। अब डिफेंस का काम क्या होता है? टू डिसप्रूफ। इसका काम होता है उन फैक्ट्स को डिसप्रूव करना जो कि प्रोसिक्यूशन प्रूफ कर रहा है। तो इसके बेसिस पे ट्रायल कंक्लूड होता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि एविडेंसेस का कितना बड़ा रोल होता है ट्रायल में। अगर एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम ना हो तो एविडेंसेस को कैसे लाना है उसका कोई प्रोसीजर ही इस्टेब्लिश नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी है एविडेंस एक्ट को पढ़ना। और एविडेंस एक्ट है लेक्स फोरी, दैट मीन्स लॉ ऑफ फोरम। लॉ ऑफ फोरम। सेक्शन 170 जो है बीएसए का, वो बताता है इंडियन एविडेंस इज नाउ रिपील्ड। मतलब ये सेक्शन जो 170 है वो ये बताता है कि जो बीएसए है वो एक प्रोस्पेक्टिव लॉ है। अब दो टाइप्स के लॉज होते हैं, एक होता है प्रोस्पेक्टिव, एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव वो लॉ होता है जो जब इन्फोर्स में आ जाता है तब से लागू होता है। आगे से लागू होने वाले लॉ को प्रोस्पेक्टिव कहते हैं। अब रेट्रोस्पेक्टिव लॉ वो होता है जो पास्ट डेट से लागू हो जाता है। तो सेक्शन 170 अपन को बताता है कि जो बीएसए है वो एक प्रोस्पेक्टिव लॉ है। और ये बताया गया है इसमें सेक्शन 170 में कि जो भी पुराने केसेस हैं, ओल्ड केसेस जो हैं, उनका ट्रायल चलेगा इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से। और जो न्यू केसेस आएंगे कब से? 1 जुलाई 2024 से उनका ट्रायल चलेगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हिसाब से। तो सेक्शन 170 अपन को बताता है कि जो बीएसए है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, वो एक प्रोस्पेक्टिव लॉ है। और इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो अप्लाई करेगा उन केसेस पे जो पहले से पेंडिंग थे कोर्ट में। तो ये अपन को सेक्शन 170 बताता है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये था बेसिक ओवरव्यू बीएसए के बारे में। अब चलिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स भी करवा देता हूँ और उसे अपन समझेंगे सिंपल नोट से। अगर मैं लिखूँगा तो आपको मेरी हैंडराइटिंग वैसे भी समझ में नहीं आएगी, तो बेटर ये है कि मैं नोट्स आपको दिखा दूँ। अब लॉ ऑफ एविडेंस आपको क्या क्या बताता है, मैंने कुछ नोट डाउन कर रखे हैं, नोट डाउन कर रखा है, तो उससे आपको ईजिली पता चल जाएगा। लॉ ऑफ एविडेंस जो है वो आपको बताएगा कि कौन से फैक्ट्स रिलेवेंट हैं, कनेक्टेड हैं या नेसेसरी हैं। कौन से फैक्ट्स को प्रूव करना है वो आपको एविडेंस बताएगा। कौन से फैक्ट्स को प्रूव नहीं करना वो भी आपको एविडेंस बताएगा।
कब उन्हें प्रूफ करना है, कौन से स्टेज पे प्रूफ करना है, वो भी आपको एविडेंस बताएगा। किस तरीके से उन्हें प्रूफ करना है, वो भी आपको एविडेंस बताएगा। और कितना उन्हें प्रूफ करना है, वो भी आपको एविडेंस बताएगा। अगर आप उसे प्रूव कर नहीं पाते तो क्या होगा, वो भी आपको एविडेंस बताएगा। ये सब बता रखे हैं इसमें। अब ये तो आपने ओवरव्यू समझ ही लिया। BA से लेक्स 4 ही है, 4 पार्ट्स में डिवाइड है, 12 चैप्टर्स हैं, 170 सेक्शंस हैं और एक शेड्यूल है। 4 पार्ट्स कौन कौन से हो गए? पार्ट 1 प्रिलिमिनरी हो गया, पार्ट 2 रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट हो गया, पार्ट 3 ऑन प्रूव हो गया, पार्ट 4 प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस हो गया। ये चैप्टराइजेशन है किसका? भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। तो वो तो आप BRF से रीड कर ही लोगे, बेसिक ओवरव्यू तो आपको मालूम चल ही गया। तो ये BSA का एक्ट है। अब अपन इसे थोड़ा रीड भी कर लेते हैं, थोड़ा स्टार्ट कर ही देते हैं आज से। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो एक्ट नंबर 47 है ऑफ 2023। ये प्री में बहुत पूछा जाता है कि कौन सा एक्ट नंबर है, और ये न्यू लॉ है तो याद भी रखना ज़रूरी है। एक्ट नंबर 47 है ऑफ 2023। इनेक्टमेंट क्या थी इसकी, मतलब प्रेसिडेंट ने असेंट कब दी थी? 25 दिसंबर 2023 को। अब BSA का प्रियम्बल क्या बोलता है? एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड प्रोवाइड फॉर जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल। ये बताता है, ये वो एक्ट है जो प्रिंसिपल्स बताता है एविडेंस से रिलेटेड कि कैसे एविडेंसेस को लाया जाएगा जिससे फेयर ट्रायल हो सके, वो इसका प्रियम्बल बताता है। चैप्टर 1 में, अब आपको पता ही है, शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इस एक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बोला जाएगा। ये अप्लाई करता है, इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल्स बट नॉट टू एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर नॉट टू प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर। अब सबसेक्शन 2 क्या बताता है? जो BSA है वो अप्लाई करेगा सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे, ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल्स। इसकी एक्सेप्शंस क्या होंगे? इसके एक्सेप्शंस होंगे एफिडेविट एंड प्रोसीडिंग्स बिफोर आर्बिट्रेटर। ये एक्सेप्शंस हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। एफिडेविट को BSA में कभी भी एविडेंस नहीं माना जाता। ये दोनों एक्सेप्शंस हैं। ये अप्लाई करेगा सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे जो कि किसी कोर्ट के सामने हैं इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल्स, और ये अप्लाई नहीं करेगा एफिडेविट्स पे और प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर पे। अभी फोर्स में कब आ जाएगा ये तो अपन को पता ही है, 1 जुलाई 2024 को ये फोर्स में आएगा, मतलब आ चुका है। सेक्शन 2 डेफिनेशंस इन दिस अधिनियम अनलेस कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज A, कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। ये सिंपली बोलता है कोर्ट में क्या इंक्लूड होता है। कोर्ट में जज भी आते हैं, मजिस्ट्रेट भी आते हैं, और सारे पर्सन्स जो लीगली ऑथराइज हैं टू टेक एविडेंस। और कौन नहीं आता कोर्ट की डेफिनेशन में? आर्बिट्रेटर्स नहीं आते। मतलब कोई पर्सन जो लीगली ऑथराइज भी है एविडेंस लेने के लिए वो भी कोर्ट की डेफिनेशन में आएगा, बट आर्बिट्रेटर्स कभी भी कोर्ट की डेफिनेशन में नहीं आएंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर। B. Conclusive proof means when one fact is declared by this adhiniyam to be conclusive proof of another, the court shall, on proof of one fact, regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it.
अगर कोई भी चीज़ डिक्लेयर हो गया है एज कंक्लूसिव प्रूफ अनदर, तो कोर्ट अलाउ नहीं करेगा उसके लिए एविडेंसेस देने के लिए। अब अपन को समझना ज़रूरी है, तो इसके लिए फिर से अपन को नोट्स पे जाना पड़ेगा समझने के लिए कि क्या होता है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 चीज़ें होती हैं, कंक्लूसिव प्रूफ, कंक्लूसिव प्रूफ होता है पहला, दूसरा होता है मे प्रिज्यूम, तीसरा होता है शैल प्रिज्यूम। बेसिकली इन तीनों को कहते हैं प्रिजम्पशंस। प्रिजम्पशंस क्या होते हैं? जब एक ऑलरेडी प्रूव्ड फैक्ट पे कोर्ट किसी दूसरी चीज़ को भी प्रूव मान लेता है तो उसे बोलते हैं प्रिजम्पशन, कि कोर्ट ने ये प्रिज्यूम कर लिया है कि ये प्रूव हो चुकी है। अब ये प्रिजम्पशंस पहले तो होता है को डिवाइड किया गया है 2 टाइप में, इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, रिबटेबल presumption of law, presumption of fact, अब irrebuttable presumption of law तो आ जाता है conclusive proof। मतलब ये वो प्रूव है, अगर ये एक बार प्रूव हो गया तो कोर्ट को आप एविडेंसेस देके भी इसे डिसप्रूव नहीं कर सकते। रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होता है शैल प्रिज्यूम, मतलब एक बार प्रूव होने के बाद भी आप इसे डिसप्रूव कर सकते हो बाय गिविंग एविडेंसेस। ये होता है मे प्रिज्यूम, जिसे बोलते हैं प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, मे प्रिज्यूम। इसमें कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है, वो बिना प्रूफ करे भी कोई फैक्ट को प्रूव्ड मान सकता है और या तो एविडेंसेस कॉल कर सकता है। तो कंक्लूसिव प्रूफ में तो कोर्ट पे डिस्क्रिशन होती नहीं है, ना ही शैल प्रिज्यूम में कोर्ट पे डिस्क्रिशन होती है। मे प्रिज्यूम पे कोर्ट पे डिस्क्रिशंस होती हैं। बट होता क्या है, जो कंक्लूसिव प्रूफ होता है, अगर वो एक बार प्रूव हो गया कि वो कंक्लूसिव प्रूफ है तो एक मान लिया जाएगा कि कोई भी एविडेंसेस नहीं दिए जाएंगे उसे डिस्प्रूव करने के लिए। शैल प्रिज्यूम में आप रिबट कर सकते हो, प्रूव करने के बाद भी आप ऐसा प्रिजम्पशन दे सकते हो, मतलब किसी ने अगर सामने वाली पार्टी ने प्रूव कर दिया तो उसको डिस्प्रूव करने के लिए आप दे सकते हो एविडेंसेस। एंड इन केस ऑफ मे प्रिज्यूम कोर्ट के पास डिस्क्रिशन होता है, या तो वो बिना प्रूफ करे उसे प्रूफ मान ले, या वो एविडेंसेस मंगा ले कि आप एविडेंसेस लाओगे तब मैं उसे प्रूफ मानूंगी। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। तो आज अपन ने इसका बस ओवरव्यू करा है, कल अपन अच्छे से डेफिनेशंस को रीड करेंगे। सो आज के लिए इतना ही था। पहले अपन स्टार्ट करेंगे डिसप्रूफ से और एक बार ओवरव्यू देखेंगे मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं रेगुलर वीडियोस लाऊंगा बीएसए के और पूरा बीएसए कंप्लीट कराऊंगा टिल सेक्शन 170। और अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई भी इशू है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर कोई रिकमेंडेशन है तो भी कमेंट कर सकते हैं। और मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आते रहे तो आप उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।